हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से विवेक सिंह क्लासेस में। क्लास 12 के प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का ये पार्ट 8 है और पार्ट 7 में हमने आपको सिखलाया था, समझाया था, एक्सप्लेन किया था कि इलेक्ट्रिक कैपेसिटी क्या होती है, वैद्युतधारिता क्या होती है। और प्यारे बच्चों, उसमें एक फार्मूला मिला था C = 4πε0 × A, जो गोलीय चालक के कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करता है। यानी कि अगर चालक की, गोली चालक की त्रिज्या अर्थात उसके साइज को आप इंक्रीज कर दोगे तो हम चालक की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, यानी कि अधिक मात्रा में आवेश को संचित करा सकते हैं। प्यारे बच्चों, कैपेसिटी तो हम इंक्रीज कर ले जाएंगे चालक की, लेकिन साइज को भी बढ़ाना पड़ेगा। आप सोचो कि किसी चालक की आपने साइज बढ़ा दिया है तो नो डाउट उसकी कैपेसिटी भी इंक्रीज हो गई है, लेकिन उस चालक की सहायता से जो आप सिस्टम बनाओगे, जो आप मशीन बनाओगे, उसका भी तो साइज बढ़ाना पड़ेगा। और बड़े आकार के मशीनों को, बड़े आकार के सिस्टम को हैंडल करना एक कठिन कार्य होता है, इसलिए एक लिमिट से ज़्यादा बड़े साइज का चालक हम यूज भी नहीं कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में यही समस्या का समाधान हम लोग ढूंढेंगे कि चालक की कैपेसिटी बढ़ानी है लेकिन उसके साइज को बड़ा भी नहीं रखना है। बच्चों, को जो भी टेक्निक हम इस समस्या के समाधान करने में यूज करेंगे, उसी टेक्निक का नाम है कंडेंसर, जिसको हम कैपेसिटर भी कहते हैं, जिसको संधारित्र भी कहते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इसी के बारे में पढ़ेंगे कि कैपेसिटर क्या है, यानी कि संधारित्र क्या है, जिसे आम बोलचाल की भाषा में कंडेंसर भी कहते हैं। वही कंडेंसर के बारे में पढ़ने चल रहे हैं जो पंखे में ऊपर की तरफ लगभग सिल्वर कलर का, व्हाइट कलर का प्लास्टिक का अगर होगा तो लगा रहता है। अगर वो आप हटा दो तो पंखे रन नहीं करते हैं, पंखे चलते नहीं हैं, भले ही इलेक्ट्रिसिटी आप कंटिन्यूअस उसको देते रहो। और बच्चों, लगभग हर मशीन में, ठीक है, हर मैकेनिकल मशीन में जो इलेक्ट्रिक से चल रही हो, उन सब में कैपेसिटर या कंडेंसर का यूज होता है। बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है जो हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, यूज करने के दृष्टिकोण से भी, नंबर 1, और नंबर 2 बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से भी, नंबर 3 कंपटीशन के दृष्टिकोण से भी ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है। प्यारे बच्चों, विश्वास करिएगा, अगर लास्ट तक आप ये वीडियो देखोगे तो कैपेसिटर के संबंध में कोई भी डाउट आपके दिमाग में नहीं रहेगा, एकदम से क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप वीडियो लास्ट तक अवश्य देखोगे और साथ ही साथ अपना नोट्स जरूर बनाओगे अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट्स हो तो, और कंपटीशन देने वाले हो तो भी इसमें से जो महत्वपूर्ण पॉइंट होंगे उनको आप जरूर नोट करिएगा। तो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं ये समझना कि कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र क्या होता है। बच्चों, जैसा हमने आपसे कहा कि हमारा उद्देश्य ये है कि हम चालक की कैपेसिटी बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उसके आकार में परिवर्तन किए हुए बिना। तो जिस भी टेक्निक का, जिस भी युक्ति का, जिस भी जुगाड़ का, अगर हम सामान्य बोलचाल की भाषा में बात करें तो जिस भी जुगाड़ का हम यूज करेंगे इसकी पूर्ति के लिए, उसी को हम कहते हैं कैपेसिटर या संधारित्र। ठीक, तो संधारित्र की डिफिनीशन क्या होगी बच्चों, लिखने चल रहे हैं संधारित्र, आप भी नोट अपना बनाते रहिएगा। कैपेसिटर, संधारित्र एक ऐसा समायोजन, समायोजन का तात्पर्य है एडजस्टमेंट कह दो या टेक्निक कह दो, एक ऐसा समायोजन जिसकी सहायता से किसी चालक पर बिना आकार बदले, यही सबसे महत्वपूर्ण शर्त है, बिना आकार बदले पर्याप्त मात्रा में आवेश को संचित किया जा सके।
अभी हम टेक्निक नहीं सीखे हैं, लेकिन उस टेक्निक का नाम रख दिया गया है कि उस टेक्निक को, उस उपाय को क्या कहा जाएगा? उस उपाय को कहा जाएगा संधारित्र। बच्चों शर्त क्या है कि जो कुछ भी आप सोचो, जो कुछ भी आप करो, लेकिन चालक के आकार में परिवर्तन नहीं करना, ये कंडीशन है। तो इस शर्त को पूरा करते हुए जो भी टेक्निक आप बनाओगे, उसी टेक्निक का नाम होगा संधारित्र। बच्चों संधारित्र भी चालक से मिलकर के बना होता है, इसलिए किसी संधारित्र की जो कैपेसिटी होती है, संधारित्र की जो धारिता होती है, वो धारिता कैपेसिटी के मूल फार्मूले के द्वारा ही रिप्रेजेंट करी जाती है। मूल फार्मूले की धारिता क्या की परिभाषा क्या थी कि C = Q/V, जहां पर Q चालक को दिया गया आवेश है और V उस आवेश के कारण चालक के विभव में होने वाली वृद्धि है। इन्हीं दोनों के रेशियो को कहते हैं चालक की धारिता। तो जैसा हमने आपसे कहा कि कैपेसिटर भी चालक ही है, एक विशेष टेक्निक से युक्त चालक है, एक विशेष जुगाड़ से बना हुआ चालक है, चालक ही तो है। इसलिए चालक है तो निश्चित है उसके लिए कैपेसिटी का यही फार्मूला होगा। यानी कि हम कह सकते हैं संधारित्र की धारिता, संधारित्र की धारिता कैपेसिटी निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त होती है। तो सूत्र तो पहले से हमने लिख लिया, आपको पहले वीडियो में पार्ट 7 में समझाया भी कि फार्मूला कहां से आया। मात्रक भी उसमें समझाया था कि इसका मात्रक फैरेड होता है, तो चूंकि फार्मूला सेम है इसलिए इसका मात्रक फैरेड ही होगा। ठीक, तो ये तो हो गया संधारित्र और संधारित्र यानी कि कंडेंसर या कैपेसिटर की कैपेसिटी को एक्सप्रेस करने के लिए आवश्यक फार्मूला। बच्चों अब उस टेक्निक को ढूंढा जाए जिसकी सहायता से हम संधारित्र बनाएंगे, क्योंकि अभी तक केवल हम नाम सीखे हैं, नाम जाने हैं कि उस टेक्निक को, समायोजन को, उस ट्रिक को संधारित्र कहेंगे, लेकिन वो टेक्निक क्या है अब सीखा जाए। बच्चों टेक्निक सीखने के लिए सबसे जरूरी चीज ये है कि इस फार्मूले पर विचार करो, और फार्मूले पर विचार करने से पहले पिछले पार्ट में जो शब्द समझाए थे, जो रूल समझाए थे, वो ये था कि आवेश अगर आप बढ़ाओगे तो पोटेंशियल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ठीक है, जैसे जैसे चालक पर दिए जाने वाले आवेश की वैल्यू इंक्रीज होती है, वैसे वैसे चालक की विभव भी इंक्रीज होता है। यहीं से हम लोग कैपेसिटी को निकाला गया था, कैपेसिटी को समझा गया था, कैपेसिटी शब्द की उत्पत्ति हुई थी। ठीक, अब इस लाइन को आप ध्यान से देखना जो यहां पर बोले हैं। उसके बाद जो फार्मूला है इसको ध्यान से सोचिएगा कि फार्मूला क्या कहना चाह रहा है। फार्मूला ये कह रहा है कि किसी चालक की जो धारिता है, कैपेसिटी है, वो इन दोनों क्वांटिटीज का रेशियो है, अनुपात है। मान लो कोई टेक्निक लगा करके हम पोटेंशियल को कम कर दें। अब कौन सा टेक्निक होगा वो तो बात की चीज है, लेकिन अगर कोई जुगाड़, कोई टेक्निक लगा करके, कोई समायोजन, कोई एडजस्टमेंट बना करके हम चालक के पोटेंशियल को डिक्रीज कर दें, तो प्यारे बच्चों कैपेसिटी को प्राप्त करने के लिए जितनी वैल्यू थी उसी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए आपको चार्ज के मान को बढ़ाना होगा। यानी कि पोटेंशियल अगर कम कर देते हैं चालक का किसी भी टेक्निक से, तो उस पर आवेश को संचित कराने की मात्रा ऑटोमेटिक इंक्रीज कर जाएगी। यही छोटा सा जो आपको समझा रहे हैं तथ्य, यही संधारित्र का सिद्धांत है, संधारित्र का प्रिंसिपल है। ठीक, तो संधारित्र का सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है, संधारित्र का सिद्धांत, संधारित्र की धारिता C = Q/V है, जैसा कि यहां पर एक्सप्रेस किया गया, जैसा आप पहले से ही जानते हो। और टेक्निक क्या है कि यदि V का मान कम कर दें तो चालक पर अधिक मात्रा में आवेश
संचित कराया जा सकता है। यानी कि अब मेरा ध्यान या लक्ष्य इस बात पर है कि हम कैसे चालक की पोटेंशियल को डिक्रीज करें, चालक के पोटेंशियल को कम करें। क्योंकि अगर पोटेंशियल कम करेंगे तो कैपेसिटी जितनी वैल्यू है, धारिता तो कांस्टेंट टर्म है, तो कैपेसिटी जितनी थी उतनी कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए आपको Q की वैल्यू बढ़ानी पड़ेगी। यानी कि अधिक मात्रा में आवेश को संचित करा देंगे आप। ध्यान में रखिएगा, साइज बदली नहीं गई है, हाँ पोटेंशियल आपने कम किया है। अब पोटेंशियल कैसे कम होगा, इस पर और विचार करते हैं। प्यारे बच्चों, मेरे पास एक चालक है, एक आवेशित प्लेट है, और अगर हमने इस पर प्लस आवेश दिया और इसके बहुत ही पास एक दूसरा चालक रखा, आपको समझ में आ जाए तो इसे हम चालक 1 कह रहे हैं, कंडक्टर नंबर 1, और इसको आपको समझाने के लिए लिख दे रहे हैं कंडक्टर नंबर 2, चालक नंबर 2। तो एक आवेशित सुचालक प्लेट है, धन आवेशित है, उसके पास, उसके निकट एक दूसरा प्लेट रखा गया जिस पर पहले से कोई आवेश नहीं था। प्यारे बच्चों, जैसे ही आप इसको रखोगे, उदासीन प्लेट को रखोगे, तो सोचो ये प्लेट था, इसके प्लेट के पास हमने एक दूसरा प्लेट रखा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसके कारण प्लेट का अंदर वाला सिरा जो इस पॉजिटिव वाले के सामने है, उस सिरे पर प्रेरण प्रभाव के कारण, इंडक्शन प्रभाव के कारण चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, चार्ज प्रेरित हो जाएगा, आवेश प्रेरित हो जाएगा। और आप जानते हो कि प्रेरण प्रभाव के कारण अपोजिट आवेश प्रेरित हो जाता है। यानी कि इसका इनर सरफेस, अंदर वाला तल जो होगा वो ऋण आवेशित हो जाएगा। और अब ये प्लेट का अंदर वाला सिरा ऋण आवेशित हो गया, तो इसका इफेक्ट आउटर सरफेस पर, मतलब जिधर हम खड़े हैं उस वाले तल पर क्या होगा, उधर भी प्रेरण का प्रभाव होगा। तो अंदर वाला सिरा निगेटिव और बाहर वाला सिरा प्रेरण के कारण पॉजिटिव हो जाएगा। फिर से देखिए, आपके पास एक आवेशित चालक था, चालक नंबर 1, कंडक्टर नंबर 1। इसके पास आपने एक दूसरा चालक रखा जिसके ऊपर कोई आवेश नहीं था, लेकिन प्रेरण के कारण, इंडक्शन के कारण चालक के अंदर वाला, प्लेट का अंदर वाला जो सरफेस था, अंदर वाला जो पृष्ठ था, उस पर ऋण आवेश आ गया, और जो बाहर वाला सरफेस था उस पर प्रेरण के कारण ही धन आवेश आ जाएगा। अब ये जो चालक 2 है, जो पहले उदासीन था, लेकिन प्रेरण के कारण उसके दोनों पृष्ठ पर अपोजिट आवेश आ गए। इनर वाले सरफेस पर पॉजिटिव का अपोजिट चार्ज निगेटिव, और आउटर वाले सरफेस पर इस निगेटिव का अपोजिट चार्ज पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, प्रेरित हो गया। होगा क्या कि ये निगेटिव चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज के प्रभाव को कम करने की कोशिश करेगा, यानी कि पोटेंशियल को डिक्रीज करेगा। लेकिन ये पॉजिटिव चार्ज जो है, जो आउटर सरफेस वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज इस पॉजिटिव के वैल्यू को इंक्रीज करेगा, अर्थात पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। अंदर वाला सिरा जो ऋण आवेशित है वो इसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा, चालक 1 के पोटेंशियल को, निगेटिव था तो ये डिक्रीज करेगा, और पॉजिटिव उसके पोटेंशियल को इंक्रीज करेगा। लेकिन दोनों मिल करके क्या करेंगे, दोनों तो साथ साथ हैं, तो आप सोचो दोनों एक साथ हैं तो दोनों मिल करके इस चालक के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव जनरेट करेंगे, किस प्रकार का इफेक्ट उत्पन्न करेंगे, क्या घटाएंगे या बढ़ाएंगे। क्योंकि नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को कम करने की कोशिश करेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल को बढ़ाने की कोशिश करेगा। हाँ, आप ये सोच सकते हो कि पॉजिटिव चार्ज की दूरी पॉजिटिव से ज़्यादा है, इसलिए इस पॉजिटिव का इफेक्ट इसके ऊपर कम होगा, लेकिन नेगेटिव चार्ज पास में है, इसलिए नेगेटिव चार्ज का इफेक्ट अधिक होगा। और नेगेटिव चार्ज करना क्या चाह रहा था, नेगेटिव चार्ज पोटेंशियल को डिक्रीज करना चाह रहा था। इसीलिए आप कह सकते हो कि टोटल इफेक्ट क्या होगा, दोनों मिल करके इस चालक 1 के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को डिक्रीज कर देंगे। और यहां पर सिद्धांत में क्या हम लोगों ने पढ़ा
कि जैसे ही पोटेंशियल कम हो जाएगा इसके ऊपर हम अधिक मात्रा में और आवेश रख सकते हैं, जिससे जितनी क्षमता थी उतनी क्षमता इसकी मेंटेन हो जाए, कैपेसिटी बन जाए, जितनी थी पूर्व वाली कैपेसिटी आप प्राप्त कर सको या पूर्व वाले पोटेंशियल को प्राप्त कर सको जितना दूसरा प्लेट रखने से पहले था। ठीक, दोनों का प्रभाव इस जो पहला प्लेट था उसके पोटेंशियल को कम कर देता है, क्योंकि नेगेटिव वाला ज़्यादा पास है इसलिए इसका इफेक्ट ज़्यादा प्रभावशाली होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पहले प्लेट का कम हो जाता है और पोटेंशियल कम हो जाएगा, तो जितना पोटेंशियल पहले था उस पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए आप अधिक मात्रा में और आवेश रख सकते हो। यही तो सिद्धांत था। आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ा दिया। और ध्यान रखो बच्चों कि चालक एक के आकार में कोई परिवर्तन नहीं किया है, यह भी तो शर्त पूरा हो गया कि बिना आकार बदले। ठीक, और यही टेक्निक, वैसे अभी तो उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है, यही टेक्निक जो हम लोग सोच रहे हैं इसी टेक्निक को हम लोग कहेंगे कंडेंसर, कैपेसिटर या संधारित्र। चाह रहे हैं बच्चों कि और इसकी कैपेसिटी बढ़ जाए और पर्याप्त मात्रा में आवेश हम संचित करा सकें। इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए ये जो पॉजिटिव वाला आवेश था जो इसके विभव को बढ़ाने की कोशिश कर रहा था, अगर किसी तरह से हम इसे न्यूट्रल कर दें, इसको यहां से हटा दें, तो अकेला नेगेटिव ही बचेगा और नेगेटिव का टोटल प्रभाव क्या होगा? इस पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कम कर दे, पोटेंशियल को कम कर दे, और जिससे हम और अधिक मात्रा में आवेश को संचित करा सके, आवेश को रख सके। तो अब हम इसे खत्म कैसे करेंगे? इसके लिए बच्चों करेंगे क्या कि ये जो प्लेट का दूसरा सिरा है इसको ग्राउंडेड कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। तो होगा क्या? अर्थ से इलेक्ट्रॉन निकल करके आएगा और ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं उन पॉजिटिव चार्ज को रिड्यूस कर देगा, उन्हें न्यूट्रल कर देगा, उन्हें उदासीन कर देगा। तो थोड़ी देर के बाद जितने के जितने पॉजिटिव चार्ज थे वो सारे के सारे पॉजिटिव चार्ज अर्थ से इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके न्यूट्रल हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। तो केवल दो ही आवेश बचेगा, चालक एक पर पॉजिटिव आवेश और चालक दो के अंदर वाले सरफेस पर प्रेरित ऋण आवेश, जो इस चालक के पॉजिटिव चार्ज के पोटेंशियल को कम करेंगे, बहुत कम करेंगे, क्योंकि अकेला ही अब निगेटिव है। और जब बहुत कम हो जाएगा तो कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए या पुराने वाले पोटेंशियल को प्राप्त करने के लिए आप अधिक मात्रा में चार्ज दे सकते हो, आवेश संचित कर सकते हो। तो बच्चों ये सिद्धांत हो गया पूरा कि कैपेसिटर का सिद्धांत क्या होता है। सिद्धांत बस इतना है कि कोई टेक्निक लगा करके पोटेंशियल कम कर दो, पोटेंशियल कम हो जाएगा तो चार्ज हम अधिक मात्रा में संचित कर देंगे। और यहाँ पर आपने देखा कि ये जो टेक्निक है, इस टेक्निक में कुछ ना कुछ चीज़ें और हमको धीरे धीरे ऐड करनी पड़ी, जिससे इस चालक का बिना आकार बदले इसकी क्षमता, जो आवेश की स्टोर करने की क्षमता थी, वो बढ़ाई गई। ठीक, वो उपाय क्या हुआ या वो समायोजन में कौन कौन सी शर्तें हमने लगाई या टेक्निक कौन कौन सी लगाएं, वो कौन कौन सी टेक्निक थी? पहली टेक्निक ये थी कि संधारित्र बनाने के लिए दो चालक होना अनिवार्य है, पहली शर्त। दूसरा, दोनों चालक निकट होने चाहिए, दो चालक होने चाहिए, किसी भी आकार का हो, निकट स्थित हो। और तीसरी कंडीशन यह है कि दोनों चालक पर समान परंतु विपरीत आवेश होना चाहिए। अगर ये तीनों शर्त फुलफिल हो जाएं कि दो चालक हों किसी भी आकार के, दोनों चालक पास पास हो जिससे एक का प्रेरण का प्रभाव दूसरे के ऊपर हो जाए, और दोनों चालक पर परस्पर बराबर और विपरीत आवेश हो, तो ये सिस्टम से, इस टेक्निक से जो भी आप बनाओगे उन सबको कहेंगे संधारित्र। यानी कि संधारित्र बनाने के लिए उसका जो शर्त था, उस शर्त को प्राप्त करने के लिए हमको क्या क्या करना होगा? किसी भी आकार का दो चालक लेना होगा, उनको पास पास रखना होगा और दोनों चालक को बराबर और विपरीत आवेश से आवेशित करना होगा।
बच्चों ये जो दोनों चालक हैं जिस पर बराबर और विपरीत आवेश होते हैं, उन्हीं चालकों को संधारित्र की प्लेट कहते हैं। यानी कि ये जो चालक नंबर 1 है, चालक नंबर 2 है, इनको हम कहेंगे संधारित्र की प्लेट। ठीक है, तो ये सब कुछ चीजें थी संधारित्र के बारे में। और संधारित्र को प्राप्त करने के लिए जो शर्त है, अनिवार्य शर्त है, नेसेसरी कंडीशंस हैं, उनको हम लोगों ने समझा कि क्या क्या रखा जाए जिससे संधारित्र प्राप्त हो जाए। अब बच्चों फाइनली चल करके हम लोग संधारित्र की डिफिनीशन देने चल रहे हैं। एक डिफिनीशन यहाँ थी, एक कंडीशनल डिफिनीशन थी, और एक डिफिनीशन अब देने चल रहे हैं जो कंडीशन को फुलफिल करने के लिए बनाई गई है, इनकी सहायता से बनाई गई है। क्या डिफिनीशन दी जा सकती है कि संधारित्र है चालक का एक ऐसा युग्म है, युग्म अगर कह दोगे तो 2 चालक इंक्लूड हो जाएंगे, चालक का एक ऐसा युग्म जो निकट हो और जिन पर बराबर परंतु विपरीत आवेश हो, उसी को कहेंगे संधारित्र। तो संधारित्र का एक और डिफिनीशन दिया जाए, क्या होगा वो? अतः समान परंतु विपरीत आवेशित, समान परंतु विपरीत आवेशित तथा निकट रखे चालक युग्म से बने समायोजन को संधारित्र कहते हैं। संधारित्र कहते हैं। एक बार देखो, क्या इस डिफिनीशन में ये तीनों कंडीशन आई है कि नहीं? जब आपने कहा चालक युग्म तो पहली कंडीशन फुलफिल हो गई, समान परंतु विपरीत आवेश तो तीसरी कंडीशन पूरी हो गई, निकट रखा गया तो दूसरी कंडीशन पूरा हो गया। और चूंकि सभी कंडीशन इस डिफिनीशन में है, इसलिए संधारित्र की एक और परिभाषा हो गया। तो बच्चों संधारित्र की 2 परिभाषाएं आप लिखोगे। पहली परिभाषा कि बिना आकार बदले किसी चालक पर अगर पर्याप्त मात्रा में आवेश आप संचित करा सकते हो, तो जिस टेक्निक के द्वारा आप ऐसा करोगे उस टेक्निक का नाम होगा संधारित्र, कंडेंसर, कैपेसिटर। उस टेक्निक को अचीव करने के लिए, उस टेक्निक की प्राप्ति करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा? 2 चालक रखने होंगे, किसी भी आकार का रख लो, निकट रखने होंगे जिससे प्रेरण का प्रभाव हो एक दूसरे पर, और दोनों चालक के ऊपर समान और विपरीत आवेश होने चाहिए। ये जो 2 चालक होते हैं जिन पर समान और विपरीत आवेश होते हैं, उनको प्लेट कहते हैं। संधारित्र की प्लेटें होती हैं, यानी कि किसी कैपेसिटर के अंदर कम से कम 2 प्लेट होना अनिवार्य है। इन शर्तों की सहायता से कंडेंसर की एक डिफिनीशन और मिली। प्यारे बच्चों, आशा है कि कम से कम कंडेंसर अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि कंडेंसर या कैपेसिटर क्या होता है। बच्चों, जैसा पहला शर्त है कि किसी भी आकार के 2 चालक होने चाहिए, यानी कि हम अलग अलग आकार के, अलग अलग प्रकार के संधारित्र कैपेसिटर की रचना कर सकते हैं। यह इस बात पर डिपेंड करता है कि चालक का आकार कैसा हो। अब चलते हैं विभिन्न प्रकार के संधारित्र को जानना कि कितने प्रकार के संधारित्र का हम लोग यूज कर सकते हैं या हम लोग बना सकते हैं। प्यारे बच्चों, वैसे तो आपके कोर्स में या कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही सबसे महत्वपूर्ण पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता है, समांतर प्लेट संधारित्र होते हैं। लेकिन 2 अन्य प्रकार के और भी होते हैं। तो संधारित्र के प्रकार, कैपेसिटर के प्रकार क्या होंगे, ये कैसे हम लोग डिफाइन करेंगे? प्लेटों के आकार के आधार पर संधारित्र 3 प्रकार के होते हैं। पहला, अगर आपने प्लेट को समांतर रखा है, दोनों जो प्लेटें थी उनको समांतर रखा है, तो उसे हम कहेंगे
समांतर प्लेट संधारित्र। दूसरा, अगर आप गोलाकार का लोगे, स्फेरिकल शेप का होगा, तो उसे कहेंगे गोलीय संधारित्र। और तीसरा, अगर आप बेलनाकार प्लेट दोनों ले लेते हो तो उसे कहेंगे सिलेंड्रिकल या बेलनाकार संधारित्र। तो 3 प्रकार के कंडेंसर होते हैं। तो बच्चों, तीनों में से जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो हर दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, जैसा हमने कहा, आपके एग्जाम को लेकर के, कंपटीशन एग्जाम को लेकर के, दैनिक जीवन में भी जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है समांतर प्लेट संधारित्र। तो हम आपको समझाने चल रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र इस वीडियो में, और आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप कर लोगे, इतनी क्षमता निर्मित कर लोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र के संबंध में जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं वो सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र को समझना, कि समांतर प्लेट संधारित्र वास्तव में होता क्या है और इसकी धारिता, इसकी कैपेसिटी क्या होती है, कितनी होती है, किस फार्मूले के द्वारा हम उस कैपेसिटी को एक्सप्रेस करेंगे। तो पहले चलो संधारित्र को परिभाषित करते हैं। 2 प्लेट होने चाहिए, समान आवेश होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए और निकट होना चाहिए। ये अगर कंडीशन पूरा करेंगे तो संधारित्र हो जाएगा। और वे दोनों जो प्लेट हों वो समांतर होनी चाहिए। तो सभी शर्तों को लिख दिया जाए तो समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनीशन हो जाएगी, यानी कि समांतर प्लेटों से युक्त ऐसा समायोजन जिसमें दोनों प्लेट परस्पर निकट हों और जिन पर समान परंतु विपरीत आवेश हो, उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र कहते हैं। तो इस तरह से आपने संधारित्र की डिफिनीशन में केवल एक कंडीशन बढ़ा लिया कि प्लेट कैसे होने चाहिए। प्लेट समांतर होने चाहिए, बाकी 2 तो जोड़े, यानी कि एक जोड़ा अर्थात 2 प्लेट होने चाहिए, दोनों पर समान और विपरीत आवेश होने चाहिए, दोनों के बीच की दूरी कम होनी चाहिए। इन सभी शर्तों से साथ आप सेंटेंस बना दो तो समांतर प्लेट संधारित्र की डिफिनीशन बन जाएगी। अब बच्चों, हमको यह समझना है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैसे निकाली जाती है, धारिता को डिफाइन कैसे करेंगे। तो बच्चों चलो स्टार्ट करते हैं समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कैलकुलेट करना। बच्चों, कैपेसिटी को कैलकुलेट करने से पूर्व कुछ चीज़ें जो हम आपको गॉस थ्योरम में या पिछले वीडियो में समझा चुके हैं, वो पूर्व नॉलेज आपका यहाँ पर होना जरूरी है। तो हो सकता है आपको किसी कारण से वो चीज़ें न याद हों जो पिछले वीडियो में हमने समझाया, तो उस पर थोड़ा सा विचार करते उसके बाद कैपेसिटी को क्लियर करते हैं कि कैपेसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो पुरानी कुछ बातें बच्चों ये है कि अगर अनंत लंबाई का 2 समान और विपरीत आवेशित प्लेट है तो उसके बीच में किसी भी स्थान पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसका फार्मूला होता है सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, जहां पर सिग्मा जो आवेश की घनत्व को रिप्रेजेंट करता है वो Q बाई A के इक्वल होता है। 2 सुचालक पदार्थ हों, निकट रखे हों, उन पर परस्पर विपरीत आवेश हो, एक दूसरे के बराबर आवेश हो, तो उनके बीच में किसी भी स्थान पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसे हम एक्सप्रेस करते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0 से, जहां पर सिग्मा Q बाई A। लेकिन अगर इसके बीच में एयर के अतिरिक्त या फ्री स्पेस के अतिरिक्त कोई मीडियम रख दिया जाता है तो यही सेम जो फार्मूला होता है बच्चों वो हो जाता है सिग्मा बाई K एप्सिलॉन 0। ये हम लोग गॉस थ्योरम में पढ़ चुके हैं
एक और पुरानी चीज़ें आपको याद होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में एक रिलेशन होता है जो इस फार्मूले के द्वारा एक्सप्रेस किया जाता है। बच्चों यहाँ पर माइनस साइन भी होता है और माइनस साइन केवल इसलिए लगाया जाता है जो हमको ये बता सके कि जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिक्रीज होता है। ठीक है, अदरवाइज ये फार्मूला केवल मैग्नीट्यूड के लिए है, केवल उसके मान को कैलकुलेट करने के लिए है। इसको अगर आपको याद हो तो पोटेंशियल ग्रेडियंट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट विभव प्रवणता के इक्वल होता है। बच्चों इसको प्रूफ करने के लिए, कैपेसिटी को निकालने के लिए हमको इन दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। आशा है आपको याद हो गया होगा, नहीं भी याद होगा तो अभी फिलहाल इसको देख करके इस टॉपिक को कंट्रोल करिएगा और फिर मेरे प्लेलिस्ट को देख करके आप इन दोनों चीज़ों को पढ़ लेना, समझ लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए बनाते हैं समांतर प्लेट संधारित्र। जैसा कि डिफिनीशन में एक कंडीशन दिया गया है कि दो प्लेट होने चाहिए, दोनों प्लेट का जो आवेश होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, विपरीत होना चाहिए, निकट स्थित हो, पास पास हो, यह भी एक कंडीशन है। तो पास पास मान लेते हैं इनके बीच की दूरी d है, एरिया प्लेट का a है। बच्चों ये जरूरी नहीं होता है कि दोनों प्लेट का क्षेत्रफल हम बराबर लेकर के चलें, कैलकुलेशन में इजी हो जाए, फार्मूले आसानी से मिल जाए। इसलिए एक कंडीशन, एक रफ कंडीशन है, ये कोई परमानेंट कंडीशन नहीं है। हम क्षेत्रफल अलग अलग भी रख सकते हैं, लेकिन कैलकुलेशन में सरलता हो जाए इसके लिए ये मान करके चलते हैं कि दोनों प्लेट का एरिया समान है। ठीक, तो आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा, तो अगर भिन्न भिन्न क्षेत्रफल होगा तब हम क्या करेंगे, उस डाउट को हम लोग इस वीडियो के लास्ट तक क्लियर कर लेंगे कि तब क्या होगा। अभी फिलहाल हम ये मानकर चल रहे हैं कि दोनों प्लेट के जो क्षेत्रफल है वो समान है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस d है जो कि बहुत कम है क्षेत्रफल की तुलना में। अच्छा, प्लेट समांतर होने चाहिए तभी तो समांतर प्लेट संधारित्र होगा। तो सारे कंडीशन को हम लोग फुलफिल कर लिए। बीच में अभी दोनों प्लेट के बीच में या तो फ्री स्पेस है यानी कि कोई माध्यम नहीं है, या माध्यम अगर है तो एयर है। तो अंदर एयर या फ्री स्पेस लेकर के चल रहे हैं। बच्चों अगर एयर या फ्री स्पेस है तो फार्मूला हमारा होगा दोनों विपरीत आवेशित धातु के प्लेट के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन 0। तो हम लोग लिख सकते हैं दोनों विपरीत आवेशित सुचालक प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आप डायरेक्ट पहले पढ़े गए फार्मूले को लिख दो, इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0। और सिग्मा की वैल्यू क्या आपको बतलाए, Q बाई A, जहां पर Q आवेश की मात्रा है और A है प्लेट का क्षेत्रफल। तो आवेश प्लस Q पहले प्लेट पर है, माइनस Q प्रेरित हो गया दूसरे प्लेट पर। ठीक, अब बच्चों ये मान करके चला जाए कि यहां पर दोनों प्लेट पर जो प्लस और माइनस आवेश है उसके कारण इन प्लेट के बीच में कुछ ना कुछ विभवांतर भी होगा। आवेश है तो वैद्युत क्षेत्र होगा, आवेश है तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा। दो अलग अलग चार्ज प्लेटें हैं इसलिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी अलग अलग होगा, यानी कि दोनों प्लेट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अगर दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग डेल्टा वी मान लें तो इक्वल टू डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स सूत्र से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट किए हैं Q बाई A एप्सिलॉन 0 और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट का डेल्टा वी, x यानी कि दोनों प्लेट या दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी d। आप डेल्टा वी को ट्रांसफर करो तो Q बाई डेल्टा वी A एप्सिलॉन 0 बाई d। अब बच्चों यहां पर हमको मिल गया Q बाई डेल्टा वी, लेकिन पूर्व में हम लोगों ने पढ़ा है कि किसी चालक की जो कैपेसिटी होती है C वो Q बाई V के इक्वल होता है आवेश और उस आवेश के द्वारा चालक के विभव में
जो परिवर्तन होता है उसके रेशियो को C कहते हैं। समांतर प्लेट संधारित्र में यहां पर फार्मूले में तो कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन हाँ कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा चेंज होगा। यहां पर हम आवेश तो कहेंगे, लेकिन आवेश के कारण पोटेंशियल नहीं कहेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस कहेंगे, क्योंकि दो प्लेट है। ठीक, तो C यहां पर इक्वल टू हो जाएगा आवेश तथा आवेश के कारण पोटेंशियल डिफरेंस, ये हो गया C के बराबर A ε0/d। ये समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता हो गया, जहां पर C है आवेश और इन आवेशों के कारण पोटेंशियल डिफरेंस प्लेट के बीच में कितना है। अब अगर इस फार्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाइड करें और हम ये मान करके चले कि दोनों प्लेट के बीच में एक डाइलेक्ट्रिक, एक कुचालक माध्यम रख दिया गया है जिसका परावैद्युत नियतांक K है, तो फार्मूले में क्या बदलाव होगा। यदि दोनों प्लेटों के बीच के परावैद्युतांक का माध्यम स्थित हो तो ये जो फार्मूला होगा वो मॉडिफाई हो करके CM मीडियम के लिए लिख दे रहे हैं कि A ε0/d हो जाएगा। और क्यों होगा, क्योंकि कहाँ कहाँ K आपको लिखना होगा, यहाँ पर K लिखोगे, यहाँ पर K लिखोगे, जहाँ ε0 वहाँ पर K ε0 हो जाएगा, K ε0 हो जाएगा, K ε0 हो जाएगा। तो फार्मूला अगर इसके बीच में एयर या निर्वात नहीं है तो फार्मूला होगा C इन मीडियम इक्वल टू KA ε0/d। बच्चों अगर दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखो तो आपको निर्वात में या वायु में C की वैल्यू और माध्यम में C की वैल्यू के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन, कुछ ना कुछ रेशियो दिखाई देगा। और वो रेशियो क्या है कि CM/C इक्वल टू KA ε0/d बाई A ε0/d। A ε0/d कैंसिल हो गया तो CM/C इक्वल टू K, यानी कि C इन मीडियम इक्वल टू हो जाएगा KC। C जहां वायु या फ्री स्पेस में कैपेसिटी है, अतः कह सकते हो अतः परावैद्युत माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता कैपेसिटी बढ़ जाती है। जितना K की वैल्यू होगी उतने गुना बढ़ जाएगी। बच्चों लास्ट इक्वेशन जो मिला है, अगर हम इसको इक्वेशन नंबर 1 कहें तो यहां से आप ये बता सकते हो कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता है वो K के समानुपाती है। K की वैल्यू यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू इंक्रीज करोगे तो कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। फर्स्ट। सेकेंड कंक्लूजन ये मिल रहा है फार्मूले को देख करके कि जो कैपेसिटी है वो एरिया के समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। एरिया इंक्रीज करोगे कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी। थर्ड आपके पास है कि जो कैपेसिटी है वो दोनों प्लेट के बीच के डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि अगर आपको समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ानी है, कैपेसिटी इंक्रीज करनी है, तो आपको क्या क्या करना होगा। नंबर 1 चीज, आप दोनों प्लेट के बीच में ऐसा माध्यम रखो जिसका K ज्यादा हो। अधिक K का माध्यम यूज करोगे जिसकी लिए K की वैल्यू ज्यादा हो। सेकेंड, प्लेट का एरिया ज्यादा रखोगे। थर्ड, प्लेट के बीच की दूरी कम रखोगे। ये 3 उपाय अगर हम कर दें तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ाई जा सकती है। यानी कि अगर बच्चों आपसे ये क्वेश्चन पूछ ले कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता किन किन फैक्टर पर, किन किन तथ्यों पर निर्भर करती है, तो आप वहां से लिखोगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की जो धारिता होती है, नंबर 1 प्लेट के क्षेत्रफल पर निर्भर करती है। नंबर 2 प्लेट के बीच में रखे हुए माध्यम के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट पर निर्भर करती है। और तीसरा तथ्य यह है कि प्लेट के बीच की दूरी के इनवर्सली प्रोपोर्शनल भी होती है, दूरी पर भी निर्भर करती है। अब बच्चों जैसा इस हेडिंग के शुरुआत में हमने आपसे कहा कि इन प्लेटों का यह जरूरी नहीं है कि क्षेत्रफल समान हो। अगर क्षेत्रफल भिन्न भिन्न होता है तो हम क्या करेंगे,
तो प्यारे बच्चों, जिस प्लेट का क्षेत्रफल छोटा होगा उसी प्लेट का एरिया आप इस फार्मूले में यूज करिएगा। छोटे प्लेट का एरिया ही फार्मूले में लिखना है, गांठ बांध लीजिएगा, याद रखिएगा। ठीक, अगर भिन्न भिन्न आकार के भिन्न भिन्न क्षेत्रफल के प्लेट हैं तो हमको करना क्या होगा, हमको दोनों प्लेट में से जो प्लेट छोटे आकार का होगा या जिसका क्षेत्रफल कम होगा हम उसको इस फार्मूले में रखेंगे। शर्त नंबर 2, अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि बच्चों, यहां शर्त नंबर 2 कहने से अच्छा ये है कहा जाए नोट पॉइंट नंबर 2, की पॉइंट नंबर 2, इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर 2, आपसे ये कहा जाए कि किसी संधारित्र पर आवेश की मात्रा बताओ कितना हो। तो बच्चों कॉमन सेंस है, कंडेंसर जो है, कैपेसिटर जो है, संधारित्र है, वो दो प्लेटों से तो बना हुआ है। एक प्लेट पर प्लस आवेश तो दूसरे पर उतना ही और माइनस आवेश प्रेरित हो जाता है। अगर कहा जाए कैपेसिटर ये दोनों प्लेटों से मिलकर के बना है तो थोड़ा कॉमन सेंस आप लगाओगे तो ये पाओगे कि किसी कैपेसिटर पर टोटल चार्ज प्लस क्यू माइनस क्यू इक्वल टू 0 होगा। बच्चों यहां नहीं है, इसलिए की पॉइंट नोट करिएगा कि कैपेसिटर पर जो आवेश अगर पूछ लिया जाए तो उसे शून्य मत लिखना, कैपेसिटर पर आवेश प्लस क्यू लिखना, क्योंकि यही आवेश आप देते हो, दूसरा तो प्रेरित होता है। तो कैपेसिटर पर आवेश, संधारित्र पर आवेश कितना लिखना, प्लस क्यू लिखिएगा या क्यू लिखिएगा, 0 मत लिखिएगा, क्योंकि कैपेसिटर का आवेश का तात्पर्य है कैपेसिटर को दिया गया आवेश, कैपेसिटर में प्रयुक्त प्लेट पर दिया गया आवेश, दूसरा तो प्रेरित होता है, यानी कि क्यू। तो पहला की पॉइंट क्या समझा है कि अगर भिन्न भिन्न साइज का प्लेट होगा तो जो छोटा साइज होगा जिसका एरिया कम होगा वो इस फार्मूले में रखना। सेकंड, अगर आवेश आपसे पूछ लिया जाए कैपेसिटर पर तो आप प्लस क्यू लिखिएगा या क्यू लिखिएगा, क्योंकि 0 आवेश नहीं होता है, एक प्रेरित होता है, एक दिया जाता है। थर्ड, अगर मान लो बच्चों आपसे ये कह दे कि दोनों प्लेट में से किसी प्लेट में छेद कर दिया जाए, किसी प्लेट पर कट लगा दिया जाए, एक वृत्ताकार संरचना में, एक त्रिभुजाकार संरचना में, एक आयताकार संरचना में, एक वर्गाकार संरचना में कट करके निकाल दिया जाए, तो किसी पेज पर किसी प्लेट में से कट करोगे तो उसका जो सरफेस एरिया होगा वो कम हो जाएगा, और जब सरफेस एरिया कम हो जाएगा तो डेंसिटी भी कम हो जाएगी, डेंसिटी कम हो जाएगी तो कैपेसिटी कम हो जाएगा। यानी कि थर्ड की पॉइंट ये है जो आपको याद रखना है कि अगर प्लेट में छेद कर दिया जाता है, कट लगा दिया जाता है, कुछ पार्ट काट करके निकाल दिया जाता है तो कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी, कैपेसिटी कम हो जाएगी। तो 3 की पॉइंट थे। नंबर 1, अलग अलग क्षेत्रफल तो छोटा क्षेत्रफल आप फार्मूले में रखना। नंबर 2, टोटल आवेश अगर पूछा जाएगा तो शून्य नहीं लिखेंगे, क्यों लिखेंगे। नंबर 3, अगर प्लेट पर कहीं कट करके कोई पोर्शन निकाल दिया जाता है तो कैपेसिटी का मान कम हो जाएगा, कैपेसिटी रिड्यूस हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट अगर हो सके तो ये याद रखना जो हम लिख दिए हैं कि माध्यम रखने पर संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी। प्यारे बच्चों, इतने पॉइंट अगर आपको ध्यान में हैं तो आप सारे सवाल जो समांतर प्लेट संधारित्र के होंगे वो आप कर लोगे। बच्चों यहां पर एक प्रश्न और उठता है कि अगर हम पूरे प्लेट में माध्यम को ना रखें तो क्या हो। यह फार्मूला वैलिड कब होगा, जब आपने पूरे प्लेट के बीच में पूरा का पूरा माध्यम भर दिया है, कोई कुचालक माध्यम जिसे हम डाइलेक्ट्रिक्स कहते हैं उसको भर दिया है। लेकिन क्या हो जब आप थोड़े से हिस्से को ही भरो, यानी कि कुछ इस तरह से सोचो कि थोड़ा सा हिस्सा हमने किसी कुचालक माध्यम से, डाइलेक्ट्रिक माध्यम से भर दिया गया है और शेष हिस्से में वायु या फ्री स्पेस है, तो क्या यह फार्मूला वैलिड होगा। अगर यह फार्मूला वैलिड होगा तब तो ठीक है, नहीं वैलिड होगा तो हमको नया फार्मूला सोचना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। तो बच्चों आपको यहां बता दें कि यह फार्मूला तभी वैलिड होगा, तभी सही होगा जब पूरा माध्यम दोनों प्लेट के बीच में पूर्ण रूप से भरा गया हो। अगर आंशिक रूप से भरा गया होगा तो यह संभव नहीं होगा। ठीक है, तो आप इतना नोट करिएगा, जो की पॉइंट समझाए हैं उस की पॉइंट्स को भी नोट करिएगा
याद रखिएगा। तब हम इसके लिए दूसरा फार्मूला निकालते हैं कि अगर संधारित्र पूरा का पूरा ना भरा हो, कंडेंसर कैपेसिटर पूरा का पूरा ना भरा हो, आंशिक रूप से भरा हो, तो फार्मूला क्या होगा। बच्चों, हमने आपसे कहा कि अब हमारे पास एक प्रॉब्लम थी कि दोनों प्लेट जो हमने समांतर प्लेट संधारित्र में लिए थे, वो दोनों प्लेट के बीच में एक ही जैसा माध्यम ना रखा जाए, पूरा ना भरा जाए, आंशिक रूप से भरा हुआ हो तो क्या होगा। तो चलिए ये मानते हैं कि मेरे पास कैपिटल ए क्षेत्रफल का दो समांतर प्लेट है जो पास पास रखे गए हैं, जिनके बीच का डिस्टेंस है डी। दो प्लेट हैं, समांतर हैं, तभी तो समांतर प्लेट संधारित्र नाम बोला जाएगा। जिनके प्लेट के बीच की दूरी है डी, स्मॉल डी। एरिया दोनों प्लेटों का है ए। समान लेकर के चलें कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए। और अब हम चेंज क्या कर रहे हैं कि इन दोनों के बीच में कुछ ही दूरी तक, पूरा का पूरा नहीं, एक कुचालक माध्यम, एक परावैद्युत माध्यम रख दे रहे हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। इसका जो थिकनेस है, इसकी मोटाई है, वो है केवल टी। ठीक, पूरा नहीं भरा गया है, केवल आंशिक रूप से भरा गया है, जिसकी मोटाई है टी। बच्चों, इसका भी एरिया प्लेट के एरिया के बराबर है। ये इससे ज़्यादा बड़ा एरिया का नहीं है। सब कुछ सरल करने के लिए, आसान रखने के लिए इक्वल एरिया का बनाया गया, जो कि शर्त नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। जैसा कि थोड़ी देर पहले पार्ट में हमने आपको बताया, थोड़ी देर पहले समझाया। ठीक है, अब इसका हमको निकालना है कैपेसिटी कितनी होगी। बच्चों, कैपेसिटी निकालने से पहले थोड़ा सा इस बात पर विचार करो कि कितने दूरी तक हवा है या फ्री स्पेस है और कितने दूरी तक माध्यम है। दूरी अगर आपने कैलकुलेट कर लिया तो बड़े आसानी से आप बता सकते हो कि इसका टोटल कैपेसिटी कितनी आएगी। तो दूरी कैसे कैलकुलेट करेंगे। दूरी कैलकुलेट करने के लिए वायु की दूरी, यानी कि कितने दूर तक हवा भरा है, तो केवल इतनी ही दूरी तक तो माध्यम रखा हुआ है, शेष दूरी पर हवा भरा है। अगर हम d में से t घटा दें, d में से t माइनस कर दें, तो वायु की दूरी मिल जाएगी। माध्यम कितने दूरी तक रखा है, माध्यम की दूरी है t, चौड़ाई उसकी दूरी हो गई। तो बच्चों, वायु की दूरी d माइनस टी, माध्यम कितने दूरी तक भरा हुआ था, t दूरी तक भरा हुआ था। अब दो अलग अलग माध्यम है तो दो अलग अलग प्रकार के इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होंगे दोनों प्लेट के बीच में, जिन पर बराबर और विपरीत आवेश है। तो दो आवेशों के, दो आवेशित प्लेटों के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न होता है अभी समझाए। अगर फ्री स्पेस है तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, और अगर माध्यम रखा हुआ तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ दोनों रखे हैं, इसलिए दोनों फार्मूलों का हम आप यूज करेंगे। तो वायु माध्यम में जितने दूर तक हवा है या जितने दूर तक निर्वात है, ऐसा भी कह सकते हो, वायु माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मान लो हमने लिख दिया E1, तो फार्मूला हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन 0, और सिग्मा की वैल्यू होती है Q बाई ए एप्सिलॉन 0। जो के माध्यम रखा गया उसमें के परावैद्युतांक वाले माध्यम में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यहां पर क्या होगा, मान लो हमने एक्सप्रेस किया E2 से, तो सिग्मा बाई के एप्सिलॉन 0 हो जाएगा, सिग्मा Q बाई ए एप्सिलॉन 0। ठीक, अगर हम आपसे कहें कि कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, वैद्युत विभव होगा वायु में, तो वायु माध्यम में वैद्युत विभव, इसको आप कैसे कैलकुलेट करोगे। इसको कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला है E इक्वल टू डेल्टा V बाई डेल्टा X सूत्र से, जहां पर डेल्टा V
विभवांतर है, दो बिंदुओं के बीच का डेल्टा एक्स है उन बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अगर वायु माध्यम में आपको डेल्टा वी कैलकुलेट करना है, विभवांतर कैलकुलेट करना है, तो वायु माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए। वायु माध्यम में इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, तो वायु माध्यम में वैद्युत विभव मान लो V1 लिख दें तो हो जाएगा E1 इंटू डेल्टा x1। डेल्टा x1 क्या है? वायु माध्यम में दूरी। तो ये हो गया वायु माध्यम में दूरी डेल्टा x1। वैल्यू रख लो Q बाई A एप्सिलॉन 0 डेल्टा x1, और डेल्टा x1 कितना रखा जाए? d माइनस टी, क्योंकि वायु माध्यम की दूरी d माइनस टी थी, दूरी को हम लोगों ने डेल्टा x1 लिख दिया समझने के लिए। ऐसे ही माध्यम में जो रखा गया था आंशिक रूप से, डेल्टा V2 हो जाएगा E2 इंटू डेल्टा x2। डेल्टा x2 का मतलब हो गया माध्यम में दूरी, जितने दूरी तक माध्यम रखे थे। तो E2 की वैल्यू है सिग्मा, जो कि है Q बाई के ए एप्सिलॉन 0, और x2 की वैल्यू है T। ये हो गया V2। अच्छा, ये दोनों चीजें प्लेटों के बीच में ही है ना, इसलिए अगर हम कहें प्लेटों के बीच में कुल विभव, प्लेटों के बीच में कुल विभवांतर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा? डेल्टा V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 Q बाई A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी, V2 Q बाई के ए एप्सिलॉन 0 इंटू टी। आप Q कॉमन कर लो और दूसरे साइड लेते आओ, तो Q इधर गुणा किया, इधर आकर के भाग हो जाएगा, डिवाइड कर देगा, बचेगा D माइनस टी बाई A एप्सिलॉन 0 प्लस टी बाई के ए एप्सिलॉन 0। एलसीएम ले लो, एलसीएम हो जाएगा के, या कॉमन कर लो, कॉमन आपके पास दिखाई दे रहा होगा ए एप्सिलॉन 0 कॉमन, तो बचेगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। इस फार्मूले को रिवर्स कर दो, Q बाई डेल्टा वी, क्योंकि Q बाई डेल्टा वी ही समांतर प्लेट संधारित्र की कैपेसिटी हो जाएगी। ये नीचे है, ये भी ऊपर चला जाएगा। इक्वल के एक साइड जो आप परिवर्तन करते हो, इक्वल के दूसरे साइड भी होता है T बाई के। यानी कि इस सिचुएशन में जब पूरा का पूरा नहीं भरा होता है माध्यम, उस सिचुएशन में फार्मूला कैपेसिटी का होता है A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी प्लस टी बाई के। इससे आप याद रखोगे, बोर्ड एग्जाम में प्रूफ करने के लिए आता है, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी इस पर है, और कंपटीशन में डायरेक्ट आपको इस पर प्रॉब्लम मिलते हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम प्राप्त होते हैं। बच्चों इसको जरूर ट्राई करिएगा, ये प्रूफ करने के लिए बहुत आता रहता है। ठीक है, अब चलो डिफरेंट सिचुएशन में देखते हैं कि इस फार्मूले का अलग अलग सिचुएशन में क्या परिवर्तन होगा, क्या इसका रूप हो जाएगा। तो अगर मान ले कि पूरा का पूरा ही के माध्यम भरा गया हो, पहला सिचुएशन, पहली स्थिति, ठीक, यदि पूर्ण रूप से माध्यम भरा हो, पूर्ण रूप से माध्यम भरा हो मतलब T ये पूरा का पूरा हो, तो T की वैल्यू D की वैल्यू दोनों इक्वल हो जाएगा, अर्थात T इक्वल टू D। इस सिचुएशन में बच्चों फार्मूला क्या हो जाएगा? तो C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 D माइनस टी। आप D की जगह पर T या T की जगह पर D रखोगे तो कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, D बाई के बचेगा, के ऊपर चला जाएगा, तो के ए एप्सिलॉन 0 बाई D, जो अभी थोड़ी देर पहले प्रूफ किया गया था, वही फार्मूला आपको प्राप्त हो गया। और अगर मान लेते हैं दो माध्यम रखे गए हों, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और फिर हम इधर से कंडीशन को चेंज करने चल रहे हैं। मान लेते हैं बच्चों कि दो माध्यम इसके बीच में आपने रख लिया, तीन माध्यम रख लिया, चार माध्यम रख लिया,
तो फिगर थोड़ा सा चेंज करें, तब तक आप इसे नोट कर सकते हो। वही प्लेट है, सब कुछ है, लेकिन कुछ दूरी तक T1 दूरी तक K1 माध्यम का, T2 दूरी तक K2 माध्यम का, इसी तरह से T3 दूरी तक K3 माध्यम का, और ऐसे बहुत सारे माध्यम अलग अलग रूप से भरे जाएं, डिफरेंट लेंथ के भरे जाएं, तो C की वैल्यू क्या होगी। तो अगला केस है, तीसरा केस है कि यदि केस 2, तीसरा बोल दिए, तीसरा नहीं बल्कि सेकंड केस है, यदि T1 T2 T3 डॉट 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 मोटाई का K1 K2 K3 परावैद्युतांक वाला माध्यम भरा हो तो फार्मूले में देखो क्या परिवर्तन होगा। ये D की जगह पर तो D ही रहेगा, लेकिन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3, यानी कि C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 D माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट 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 प्लस T1 बाई K1 T2 बाई K2 T3 बाई K3 और प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरह से अलग अलग मीडियम भी होगा तो भी हम लोग कैपेसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब तीसरा सिचुएशन ये है कि यदि T दूरी तक धातु, कोई भी धातु भर दिया जाए, और आपको याद होना चाहिए किसी भी धातु के लिए K की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, भरा हो तो, पूरा ना भरा हो, आंशिक रूप से ही भरा हो, तो C की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पर देखो K की जगह पर इनफाइनाइट रखोगे, इनफाइनाइट से डिवाइड करोगे तो 0 होगा, यानी कि C इक्वल टू हो जाएगा A एप्सिलॉन 0 बाई D माइनस T। वायु के लिए K की वैल्यू 1, कुचालकों के लिए K की वैल्यू 1 से इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकता है, और सुचालक के लिए यानी कि धातु के लिए जो K की वैल्यू होती है वो इनफाइनाइट होती है। प्यारे बच्चों, दो सिचुएशन इसमें हमने लिए कि अगर समांतर प्लेट संधारित्र के अंदर पूरा का पूरा एक ही जैसा माध्यम हो तो C की वैल्यू क्या होती है। दूसरी चीज, अगर उसी समांतर प्लेट संधारित्र में अलग अलग टाइप के माध्यम भरे जाएं, आंशिक रूप से भरे जाएं, तो C की वैल्यू क्या होती है। बच्चों, दोनों इंपॉर्टेंट चीजें थी। आशा करेंगे कि दोनों पॉइंट आपको समझ में आए होंगे, और साथ ही साथ संधारित्र का जो सिद्धांत है, कैपेसिटर का सिद्धांत जो है, वो भी आपने समझा होगा। अगले वीडियो में बच्चों हम कैपेसिटर को जोड़ना सिखाएंगे कि कैपेसिटर कैसे जोड़े जाते हैं समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में, और उसी पार्ट में, उसी वीडियो में हम आपको गोलीय संधारित्र और साथ ही साथ बेलनाकार संधारित्र, जो आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं है, कंपटीशन में डायरेक्ट फार्मूले आते हैं, उनका फार्मूला भी दे देंगे, जिससे आपका कंपटीशन का उद्देश्य भी पूरा हो जाए। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई पर ध्यान रखिएगा, अपने स्वास्थ्य पर ध्यान रखिएगा, और फिर पढ़ते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।